नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सैगर चार्ट होता क्या। सैगर चार्ट के लिए हमने सैगर चार्ट बनाया था। सैगर चार्ट के आधार पर हमने सम प्रोटोनिक के बारे में पता किया, सम न्यूटोनिक को जाना, सम भारिक को जाना। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि हमने एक सूत्र पढ़ा था और वो सूत्र कौन सा था? वो था सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। कौन सा सूत्र था अपने पास? सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। इस सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र जो हमने पढ़ा था, इसकी सहायता से बेटा हम क्या करेंगे? हम दर्शाएंगे कि अगर द्रव्यमान संख्या विषम है, द्रव्यमान संख्या कैसी है? विषम है, तो ऐसी स्थिति में बीटा प्लस या बीटा माइनस कण क्या होता है? उत्सर्जित होता है। अगर द्रव्यमान संख्या अपनी सम है, तो द्रव्यमान संख्या कैसी अपनी सम है, तो जब द्रव्यमान संख्या सम होगी तो ऐसी स्थिति में बीटा प्लस तथा बीटा माइनस दोनों कण उत्सर्जित होंगे। यानी कि जब द्रव्यमान संख्या विषम थी तो ये या तो बीटा प्लस उत्सर्जित होगा या बीटा माइनस उत्सर्जित होगा। लेकिन जब द्रव्यमान संख्या सम होती है तो ऐसी स्थिति में बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों की दोनों कण क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। तब नाभिक अपनी कौन सी अवस्था में आता है? स्थायी अवस्था में आता है। देखो बेटा, जो हमने सूत्र पढ़ा था वो सूत्र क्या था अपने पास? तो यहाँ पर सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से देखो क्या होता है। अपने पास जो सूत्र आया था वो था कैपिटल M बराबर ZMP प्लस में A माइनस ZMN। इसके बाद आया था माइनस, जो अपने पास मान था वो क्या था? AVA। इसके बाद था प्लस का AS A की पावर 2/3। इसके बाद था प्लस का AC Z माइनस 1 A की पावर माइनस 1/3। इसके बाद अपने पास था A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपोन में A। और लास्ट में अपने पास था प्लस में AP A की पावर माइनस 3/4। ये आया था सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र अपने पास। ये न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान था और ये बंधन ऊर्जा थी। बंधन ऊर्जा 5 भाग थे, 1 2 3 4 और 5। ये थी अपने पास कौन सी ऊर्जा थी? आयतन ऊर्जा थी। ये कौन सी थी? पृष्ठीय ऊर्जा थी। ये कौन सी थी? कूलाम ऊर्जा थी। ये असम्मित ऊर्जा थी। और ये कौन सी थी? युग्मन ऊर्जा थी। इन पांचों ऊर्जाओं को हमने जोड़ा और उसको किस में से घटाया था? न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से घटाया था। तो हमें किसका द्रव्यमान प्राप्त हुआ था? नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हुआ था। ठीक। अब यहाँ पर देखो बेटा, हम कर क्या सकते हैं आगे? M बराबर ZMP प्लस में AMN माइनस ZMN, दोनों को कैसा कर दिया? अलग अलग कर दिया। आगे देखो माइनस AVA प्लस में AS A की पावर 2/3 प्लस में देखो यहाँ पर मान क्या आएगा? E हो गया AC, Z और Z क्या हो गया? Z स्क्वायर A की पावर माइनस 1/3। बीच में माइनस का निशान लगा दो। AC Z इंटू एक क्या होगा? Z A की पावर माइनस 1/3। अब आगे का मान देखो, इसके बाद का जो मान आएगा अपने पास वो क्या होगा? तो ये आया प्लस में A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर अपोन में A। पहला पद हो गया। प्लस का निशान B स्क्वायर, यानी कि 2 का वर्ग कितना हो गया? 4Z स्क्वायर अपोन में A। और तीसरा क्या आएगा अपने पास? माइनस 2AB, तो माइनस AA इंटू क्या होगा? 2AB, यानी कि ये रहा 2A और इंटू B और अपोन में क्या हो गया? A। प्लस में क्या आएगा? AP A की पावर माइनस 3/4। बेटा एक A से एक A कैंसिल हो गया, ये A से क्या कैंसिल हो गया? A कैंसिल हो गया।
अब देखो आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मान क्या आएगा अपने पास, ये आया m बराबर जेड एम पी प्लस में ए एम एन माइनस जेड एम एन माइनस ए वी ए प्लस में ए एस ए की पावर 2/3 प्लस में ए सी जेड स्क्वायर ए की पावर -1/3 और माइनस में ए सी जेड ए की पावर -1/3। यहाँ से हो गया ए और ए, यहाँ से क्या आएगा प्लस में 4z² अपॉन में ए। इसके बाद आगे का मान क्या आएगा, देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो -4 a और प्लस में क्या आएगा AP ए की पावर -3/4। बड़ा अब यहाँ पर देखो 3 पद आ रहे हैं, तो एक का पद है, एक z का पद है और एक किसका है, z² का पद। तो जहां पर a कॉमन आ रहा है वहां पर a कॉमन ले लो, जहां पर z कॉमन आ रहा है वहां पर z कॉमन ले लो, और जहां पर z² कॉमन आ रहा है वहां पर क्या ले लो, z² कॉमन ले लो। तो लो बेटा देखो कॉमन लोगे क्या आएगा अपने पास, जो मान आएगा कॉमन लेने के पश्चात तो आएगा m बराबर, ये हो गया कैपिटल A कॉमन आया तो अंदर बचा, देखो कैपिटल A के साथ एक बार तो था mn, तो mn हो गया, एक बार था AV तो माइनस का था वो हो गया AV, 2 मान। इसके बाद एक बार था AS ए की पावर 2/3 थी, उसमें से बेटा हमने 1 निकाल दी, तो 1 निकालोगे तो 1 - 2/3 कर दो, कितनी होगी जब 1 में से 2/3 गया, ये हो गई ए की पावर -1/3। ठीक है, इसके बाद एक आया था ए वाला पद, तो ये 4 पदों में आ गया अपना ए कॉमन आ गया। इसके बाद बात करते हैं अगला क्या कॉमन लेना में, जेड भी अपने पास हो, जेड कॉमन लो, प्लस में आ गया जेड कॉमन। जेड कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, देखो जेड के साथ एक पद तो था एम पी, दूसरा था माइनस का एम एन जो हमने खुद निकाला था। ठीक है, तो एम पी माइनस एम एन। इसके अलावा जो तीसरा पद यहाँ पर था जेड का, वो देखो बेटा कौन सा था, एक था ए सी का, ए सी ए की पावर -1/3, ये भी किसका पद था, जेड का, और एक था इसके बाद जेड का पद कौन सा लास्ट में, -4a। ये 4 पद थे बेटा अपने पास जेड के। प्लस में अब देखते हैं z² के पद कितने थे, तो z² के पद देखो अपने पास क्या क्या थे, तो z² के पद में एक तो आया ए सी ए की पावर -1/3, दूसरा जो पद आया वो था अपने पास कौन सा, 4a अपॉन में ए, ये था बेटा अपने पास दूसरा पद, यानी कि 4a और a की पावर -1, बात वही है बेटा। ये 2 पद अपने पास किसके थे, z के, और एक पद ऐसा था जो किसी का नहीं था, वो था AP ए की पावर -3/4। ये बेटा अपने पास पद आ गए। अब इनको देखो हम मानते कि यहाँ पर माना m बराबर a अल्फा प्लस में z बीटा प्लस में z² गामा और प्लस में लास्ट में आ गया AP ए की पावर -3/4। यहाँ बेटा यहाँ अल्फा बीटा और गामा क्या है, कांस्टेंट नियतांक है। जहां पर अल्फा का अगर हम मान बता दें तो अल्फा का मान क्या अपने पास, ये अंदर वाला पद सारा का सारा क्या है, अल्फा mn -ab प्लस में as ए की पावर -1/3 प्लस में a। अगला पद किसका आएगा, बीटा का, तो बीटा का पद अपने पास क्या है, ये है mp -mn AC ए की पावर -1/3 -4a। और गामा कौन सा है अपने पास, तो गामा अपने पास है AC ए की पावर -1/3 प्लस में 4a और बेटा a की पावर कितनी है, नीचे भाग में था मतलब -1 हो गई। तो ये जो बेटा समीकरण ये था अपने पास, इस वाले समीकरण को दे दो समीकरण नंबर 1, और जो समीकरण 1 होता है ये किसको दर्शाता है, ये 2 परवलय के समीकरणों को दर्शाता है। कितने परवलय के समीकरण को दर्शाता है, 2 परवलय के समीकरण को दर्शाता है। अगर मान लो a का मान अपने पास नियत है,
ए का मान कैसा है बेटा अपने पास, नियत है। तो जब ए का मान नियत है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, नाभिक के स्थायित्व का प्रतिबंध देखो होता क्या है, न्यूनतम के लिए। ठीक है, जब ए का मान कैसा है, नियत है, तो अपने पास होता है डेल एम अपॉन में डेल जेड। क्यों? क्योंकि बेटा ए तो नियत है, तो ए का पद नहीं रहेगा, बाकी पद रहेंगे, बराबर किसके होगा, 0 के होगा। मतलब डेल एम अपॉन में डेल जेड, ए जिसके लिए कांस्टेंट था वो मान कैसा होगा, नियत होगा अपने पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो बेटा जब इसका मान यहाँ पर रखा जाएगा तो देखो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं विषम द्रव्यमान संख्या की, किसकी बात करते हैं, विषम द्रव्यमान संख्या की, संख्या के लिए। तो देखो विषम द्रव्यमान संख्या के लिए होता क्या है, जो अपने पास एपी होता है, जो समीकरण 1 में जहां पर एपी है, ये एपी भी कितना होता है, 0। युग्मन ऊर्जा का जो नियतांक होता है वो विषम द्रव्यमान संख्या के लिए कितना होता है, 0 होता है। अतः अपने पास समीकरण 1 से मान क्या आ गया, आता है समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, या 2 दे दो, समीकरण 2 से निकाल दो, इसको दे दो 2, आता है समीकरण 2 से क्या आएगा, m बराबर ए अल्फा प्लस में जेड बीटा प्लस में जेड स्क्वायर गामा, क्योंकि इस वाले पद का मान तो कितना हो गया है, 0, तो ये आ गया अपने पास मान। ठीक है, अब इसका हमें करना है अवकलन, कर दो, किसके सापेक्ष करोगे, जो अपने ये वाली कंडीशन है, इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ये मान कहां पर रख दो, समीकरण 3 में, 3 में मान रखने पर, कहां पर मान रखना है बेटा, ये वाला, तो ये मान हमें रखना है समीकरण 3 में। तो रखो समीकरण 3 में मान, देखो क्या आएगा, तो जब हमने समीकरण 3 में मान देखो क्या आएगा, डेल अपॉन में डेल जेड, एम की जगह पर क्या आएगा, जो अपने पास मान था वो था बेटा ए अल्फा प्लस में जेड बीटा प्लस में जेड स्क्वायर गामा, और ए बराबर इसके लिए कैसा था, नियत था, और ये बराबर किसके था, 0 के। जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी कि क्या आएगा अपने पास, ये आ गया डेल अपॉन में डेल जेड ए अल्फा प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड जेड बीटा प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड जेड स्क्वायर गामा, और इन सब के लिए ए कैसा है, नियत है, बराबर 0। तो बेटा जब नियत है तो नियतांक का अवकलन इसका कितना हो गया, 0। यहाँ पर देखो बीटा नियत है लेकिन जेड का अवकलन कितना होगा, 1। यहाँ पर देखो गामा नियत है और जेड स्क्वायर का कितना होगा, 2z, बराबर हो गया 0। यानी कि बीटा प्लस में 2 गामा जेड बराबर हो गया 0। यहाँ से देखो अगर मैं जेड का मान निकालता हूँ बेटा, तो जेड का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो बीटा बराबर तो हो गया -2 गामा जेड, और z बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा अपॉन में 2 गामा। ये निकाल दिया बेटा हमने z का मान, और ये जो समीकरण है अपने पास, माना ये z का अधिकतम मान होता है, जिसको हमने z0 से लिखा है, हो गया। और z0 जो इसका मान है, इस z0 पर जब ग्राफ खींचा जाता है, इस z के लिए जब ग्राफ खींचा जाता है, तो एक परवलय का समीकरण प्राप्त होता है। कितना समीकरण प्राप्त होता है, हमें एक परवलय का समीकरण प्राप्त होता है। तो देखो एक परवलय के समीकरण यहां से हमें मिल गया। अब हमें देखो निकालना क्या है, सम विषम द्रव्यमान संख्या के लिए मान निकालना है और सम द्रव्यमान संख्या के लिए मान निकालना है। तो यहाँ पर बेटा ये एक परवलय के समीकरण को दर्शाता है, और अगर हम विषम द्रव्यमान संख्या, विषम की बात करते हैं, जब द्रव्यमान संख्या विषम हो, तो जब द्रव्यमान संख्या विषम होती है तो ऐसी स्थिति में हम करते क्या है, नाभिक के द्रव्यमान में किस किस के बीच में ग्राफ खींचते हैं बेटा, नाभिक के द्रव्यमान एवं z यानी कि प्रोटॉनों की संख्या के बीच हम क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो ग्राफ बेटा निम्न होता है। किस किस के बीच ग्राफ खींचा जाता है, नाभिक के द्रव्यमान और प्रोटॉनों की संख्या के बीच में। तो देखो ये अपना इस प्रकार का हमारे पास ग्राफ है,
और जैसे बेटा अपने पास समीकरण था, समीकरण के अनुसार ग्राफ कैसा होना चाहिए, अपने पास परवलयाकार होना चाहिए। तो ये z हो गया और वो क्या हो गया अपने पास m हो गया। ठीक है, z और m के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ अपना देखो, माना एक कंडीशन हमने इस जगह पर ले ली कि इस स्थिति पर z का मान कितना है, z बराबर z0 है, और यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो कैसा है, नाभिक का मिनिमम है। ठीक है, तो मतलब वह द्रव्य परमाणु क्रमांक की वह संख्या जहां पर द्रव्यमान न्यूनतम होता है। बेटा अब देखो, ग्राफ जो परवलय का समीकरण आया था, तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर अपने पास परवलयाकार ग्राफ आएगा। तो ये हो गया बेटा अपने पास परवलयाकार ग्राफ हो गया। माना इस ग्राफ में यहाँ पर कोई पॉइंट है Kr 91, मतलब कौन सा तत्व है, क्रिप्टोन है। यहाँ पर मोलिब्डेनम हो गया MO 91, और यहाँ पर बच गया ZR 91। ठीक है बेटा, तीनों की द्रव्यमान संख्याएं कैसी हैं, समान है। मतलब यहाँ पर केवल क्या उत्सर्जित होंगे, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। और बीटा कण के लिए भी देखो कि विषम द्रव्यमान संख्या के लिए जो AP होता है उसका मान 0 होता है। हमने कंडीशन अभी ऊपर लगाई थी। इस ग्राफ के निष्कर्ष पढ़ रहे हैं हम। तो पहला क्या होता है, AP बराबर कितना होता है, 0 होता है। किसके लिए होता है, विषम द्रव्यमान संख्या के लिए। और इसी वजह से जो ग्राफ हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, परवलय के आकार का ग्राफ मिलता है। अब बात करते हैं देखो कि जो न्यूनतम बिंदु है z बराबर z0 पर जो नाभिक होता है बेटा वो कैसा होता है, स्थायी होता है। ठीक है, z बराबर z0 पर नाभिक कैसा होता है, स्थायी होता है। इसका मतलब यहाँ पर नाभिक स्थायी है, ये भी अस्थायी नाभिक, और ये भी कैसा नाभिक है, अस्थायी नाभिक। और अस्थायी नाभिक स्थायी कब बनेंगे, जब वो कुछ उत्सर्जित करेंगे तभी तो स्थायित्व प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों अपने पास कैसे थे, अस्थायी नाभिक थे। बेटा क्रिप्टोन और Kr और Zr का जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका एक कम होता है और इसका एक कैसा होता है, ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर इसका एक ज्यादा होता है, इसका एक कम होता है। मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक एक कम था, Z था, तो ये कितना होगा, Z+1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसे कण का उत्सर्जन होगा जिससे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाए। और बेटा परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि कब होती है, जब बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो इस तरफ तो क्या उत्सर्जित हुआ अपना, बीटा माइनस। यहाँ पर देखो इसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ा है, यानी कि ये वापस अस्थायी से स्थायी यहाँ पे आएगा, मतलब एक परमाणु क्रमांक कम होगा। और परमाणु क्रमांक कब कम होता है, जब बेटा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, यानी कि बीटा प्लस कण अपने पास क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो Kr 91 था, वो बीटा माइनस कण उत्सर्जित करके Zr में बदलता है। और MO 91 बीटा प्लस कण उत्सर्जित कर किसमें बदलता है, अपना Zr 91 में, मतलब स्थायी कण में बदलता है। और बेटा यहाँ पर जो अल्फा यानी कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, देखो। तो जब बात करते हैं पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, या पहले बात करते हैं हम किसकी, तो ये हो गया एक, तो अपने लिए क्या आएगा बेटा, यहां से माना गया Q के बाद क्या आएगा, बीटा माइनस। मतलब ये किसकी ऊर्जा ले रहे हैं हम, बीटा माइनस कण की ऊर्जा ले रहे हैं, तो वो होती है बेटा 2 गामा। Z का मान रखना है तो Z का मान आएगा Z0 माइनस Z और माइनस 1/, तो ये Z का मान फिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं Q बीटा प्लस, यानी कि इसकी ऊर्जा भी कितनी होगी, 2 गामा। ये हो जाएगा Z माइनस Z0 माइनस 1/2। उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक भाई ये बड़ा, ये छोटा था और ये बड़ा था, मतलब Z0 का मान बड़ा था, तो Z0 में से इसको घटाया जब बीटा माइनस आया। इस वाले में क्या हुआ, देखो यहां तो Z0 बड़ा है किससे, Z से, इसलिए Z0 में से किसको घटाया, Z को। इस वाली स्थिति के लिए जब बीटा प्लस आया तो Z बड़ा है किससे, Z0 से, तो Z में से किसको घटाया, Z0। और बेटा चक्रण कैसा होता है, न्यूट्रॉन का जो इसमें जो चक्रण आता है वो 1/2 होता है माइनस का, तो हमने चक्रण माइनस 1/2 आ गया। ये अपना होता है कि जब द्रव्यमान संख्या अपने पास कैसी है, विषम हो, तो ऐसी स्थिति में बीटा प्लस उत्सर्जित होता है या बीटा माइनस। अब बात करते हैं जब द्रव्यमान संख्या कैसी हो, सम। जब द्रव्यमान संख्या सम हो, और बेटा जब द्रव्यमान संख्या सम होती है तो ऐसी स्थिति में हमें 2 परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होते हैं। जब हम किस किस के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो हम ग्राफ खींचते हैं वही नाभिक का द्रव्यमान m और परमाणु क्रमांक Z के बीच में।
तो देखो ये स्थिति अपने पास एक ऐसी हो गई जिस पर m बराबर कैसा होगा, मिनिमम, और z बराबर किसके होगा, z0 के। तो जब द्रव्यमान संख्या सम होती है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, दो परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होते हैं। और जो दो परवलयाकार ग्राफ होते हैं वो होते कैसे बेटा, ये एक तो अपना ये वाला ग्राफ हो गया एक परवलयाकार, एक ये हो गया, मतलब हमें दो परवलयाकार ग्राफ प्राप्त हो गए। ठीक है, अब माना हम यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 104 की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पिछले वाले में 91 की बात की थी। 91 कैसा था, विषम था। द्रव्यमान संख्या 104 कैसी होगी, सम होगी। ठीक है, यहाँ पर है MO जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 104 हो गई। अब आगे यहाँ पर है अपने पास इस जगह पर कण है PD 104 और इस जगह पर अपने पास कण है CD 104। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कण है इन दोनों के बीच में गति करेगा। ये जो कण है ये इन दोनों परवलयाकार आकार के बीच में क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा जो मान अपने पास आएगा, ये ऊपर वाला जो ऊपर वाला होता है ये होता है बेटा विषम के लिए। ये किसका होता है, विषम नाभिक। और जो नीचे वाला होता है वो होता है सम नाभिक। ये समझाता हूं आपको कि विषम नाभिक क्या होता है और सम नाभिक क्या होता है। तो देखो जो द्रव्यमान संख्या है वो सम दो प्रकार से हो सकती है। मतलब द्रव्यमान संख्या अपने पास सम है, ये सम कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। दो प्रकार कौन से, कि यदि अपने पास प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, विषम, और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो, विषम, तो जोड़ोगे तो कैसा मिलेगा, हमें सम मिलेगा। इसी प्रकार प्रोटॉन अपने पास सम है, प्लस में न्यूट्रॉन भी अपने पास कैसे है, सम, तो भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, सम। तो विषम वाला क्या होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसी हैं, विषम संख्या। और सम वाला किसमें होगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कैसी है बेटा, सम संख्या है। तो ये अपने पास एक ग्राफ प्राप्त हुआ। अब हम इस ग्राफ से प्राप्त निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो देखो इस ग्राफ से कैसे निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं बेटा, कि पहला वही है जब a बराबर क्या होता है, सम होता है, कि द्रव्यमान संख्या कैसी है, सम है। तो ये स्थिति हमें कितने प्रकार से प्राप्त होती है, दो प्रकार से। और मैंने आपको बताया अभी P विषम और N विषम के लिए, और P सम और N सम के लिए दो प्रकार से स्थिति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जब Z और N, मतलब अपने पास परमाणु प्रोटॉन की संख्या और दूसरा हो गया N, दोनों कैसे हैं बेटा, सम है। P और N दोनों के दोनों कैसे हैं, सम है। तो ऐसी स्थिति में हमने युग्मन ऊर्जा पढ़ी है। युग्मन ऊर्जा कैसी होती है, धनात्मक होती है। कि जब प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या सम होती है तो युग्मन ऊर्जा धनात्मक होती है। और तथा जब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है, विषम होती है, तो युग्मन ऊर्जा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब AP का मान कभी भी 0 नहीं होता है इसके लिए। ठीक है, इस कारण बेटा अब यहाँ पर देखो ग्राफ में हमें क्या दर्शाया गया है, एक न्यूनतम जो अपने पास बिंदु है Z बराबर Z0, उस पर एक कण है PD 104। ठीक है, उच्चतम बिंदुओं पर अगर हम बात करते हैं, उच्चतम बिंदुओं पर अपने पास दो कण, एक MO 104 है, दूसरा क्या है, CD 104। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले कण है ये कौन सी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में। और बेटा यहाँ पर देखो जिस हिसाब से दो परवलयाकार ग्राफ हमें प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर बीटा प्लस, मतलब ये MO 104 है, ये बीटा प्लस व बीटा माइनस दोनों के दोनों कण उत्सर्जित करता है और कहां पर आ जाता है, PD 104 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो ये CD 104 है ये भी बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों प्रकार के कण उत्सर्जित करता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, PD 104 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, ये अपने पास सामी नाभिकीय द्रव्यमान, वो सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र की सहायता से हमने ज्ञात कर लिया। बेटा इसी के साथ अपनी ये जो यूनिट थी खत्म हो गई, मतलब आपकी दोनों यूनिट कंप्लीट हो गई है। मतलब बेटा आपका सिलेबस जो था 2 यूनिट का वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।